Good morning to all my dear students. In the previous classes we have discussed about types of solution और इसके अंदर मैंने आपको बता दिया था आइडियल सॉल्यूशन भी होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी। तो दोनों तरीके के हम लोगों ने सॉल्यूशन काफी डिटेल में देख लिए थे और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे सब। तो वो मैंने आपको बता दिया है, बुकलेट में दे दिए थे कहाँ कहाँ से करने हैं कैसे। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमने सब देख लिया है, ठीक है। नॉन आइडियल के अंदर एजियोट्रॉप वगैरह का भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, एजियोट्रॉप कैसे देखते हैं, है ना। एजियोट्रॉप मिक्सचर वो होते हैं जिनके अंदर बताया था आपको। देखो एजियोट्रॉप ऐसे होते हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, है ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एजियोट्रॉप के क्वेश्चंस कभी कभी मिल जाते हैं हमें। तो अगर कर्व में नीचे वाला पॉइंट है तो वेपर प्रेशर मिनिमम है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है इसका, मैक्सिमम। तो इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलेंगे। तो ध्यान रखना, अगर निगेटिव डेविएशन है तो उसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलेंगे। और अगर पॉजिटिव डेविएशन हो जाए, पॉजिटिव डेविएशन जैसे ये देखो पॉजिटिव, तो वेपर प्रेशर तो इसका मैक्सिमम हो गया। अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है मतलब ज्यादा वेपर जा रहा है। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाना। तो अगर वेपर प्रेशर पहले से ही ज्यादा है तो कम टेम्परेचर पे ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके को क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव वाला मिनिमम कहलाता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और निगेटिव वाला मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाता है। तो चलिए, तो ये सब तो हमारा हो गया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तक। तो आज की क्लास में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग में डाल देता हूँ जो अगली चीज हमें पढ़नी है, डेट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब चैप्टर बहुत कम बचा है ना। चैप्टर में छोटी छोटी चीजें बची हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें थी सब हो गई कवर। अब अपने पास सिंपल सिंपल सी चीजें पढ़नी है बस। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ना, कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो इसको बेसिकली सीपी लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन है ना, डिफाइन करने से पहले मैं इसके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। उस एग्जांपल की हेल्प से हम लोग समझते हैं जरा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का आखिर मतलब क्या है, ठीक है। देखो, सपोज करो कि हमने दो कंटेनर लिए हैं, दो कंटेनर ले लिए और दोनों कंटेनर के अंदर, इसके अंदर भी मैंने 1 kg वाटर को रखा है और इस कंटेनर के अंदर भी हमने 1 kg वाटर को रखा है, ठीक है। तो दोनों कंटेनर में 1 kg वाटर ले लिया और इनको मैंने सेम टेम्परेचर पे लिया है। इसका भी वही टेम्परेचर है, इसमें भी वही टेम्परेचर है। फर्स्ट कंटेनर के अंदर सपोज करिए हमने 30 ग्राम ऑफ यूरिया डाल दिया। फर्स्ट कंटेनर में क्या डाला हमने, 30 ग्राम ऑफ यूरिया। और सेकंड कंटेनर में मान लो हमने डाल दिया 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। सेकेंड कंटेनर में क्या किया हमने, 90 ग्राम ग्लूकोज को डाल दिया। फर्स्ट में 30 ग्राम ऑफ यूरिया, सेकंड में 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डाल दिया। और मैं आपसे बोल रहा हूं, जब इसमें हम लोगों ने 30 ग्राम ऑफ यूरिया डाला, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ये भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। जब ये सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, इसके वेपर प्रेशर को लोअर कर देगा ना। हम लोगों ने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ के हिसाब से। तो सपोज करो इसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आरएलवीपी बताया था मैंने, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे यूरिया जाएगा तो सॉल्यूशन बन जाएगा, और सॉल्यूशन बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना सॉल्वेंट से। तो इसका सपोज करो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर हमें बता दिया एक्स है, और जो दूसरा कंटेनर है इसके अंदर जब मैंने 90 ग्राम ग्लूकोज डाला तो इसके अंदर भी वेपर प्रेशर लोअर होगा। सपोज करें उसका आरएलवीपी वाई है, हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ लिया है। ये एक तरीके की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही होती है, जो अभी मैं बता रहा हूँ क्या होता है कैसे। तो इसका आरएलवीपी कितना हो गया एक्स, और इसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना मान लो दे दिया हमें वाई। और हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच विल बी करेक्ट, विच विल बी करेक्ट, हमसे ये क्वेश्चन दे रहा है। और सपोज करिए आपके पास ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है x इज ग्रेटर देन y होगा, मतलब इसमें ज्यादा लोअरिंग होगी, सेकंड में कम होगी। सेकंड ऑप्शन दे रहा है x इज लेस देन y। थर्ड ऑप्शन दे रहा है x इज इक्वल टू y, मतलब दोनों का आरएलबीपी सेम होगा। और डी मान लो आपको दे दिया कैन नॉट डिटरमाइन, किसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा बताइए। इसका आरएलवीपी एक्स दिया है, दूसरे का आरएलवीपी वाई दिया है, और हमसे पूछ रहा है कौन सी बात सही है। मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझाने के लिए एग्जांपल के साथ पहले समझा रहा हूँ कि क्या होता है मीनिंग उसका। तो क्या आरएलवीपी हमको याद है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता था। इसके लिए आरएलवीपी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेटा जरा सा याद करो, ये पढ़ाया था मैंने, देखो आपको राउल्ट्स लॉ में मैंने पढ़ाया था ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आ रहा था इसके अंदर
है ना, ऊपर से देखो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डाल दे रहे थे तो पी नॉट ए फिक्स होता था सॉल्वेंट का। तो इसके अंदर अगर याद करिए आप तो हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पढ़ा था। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसको बोलते थे, आरएलवीपी। पी नॉट ए जो ओरिजिनल होता था माइनस पी ए जो सॉल्यूशन का हो जाता था बाद में, और डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, इसको क्या बोलते हैं, इसको पी नॉट ए माइनस पी ए को बोलते थे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए को क्या बोलते थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आरएलवीपी। और आरएलवीपी की वैल्यू किसके बराबर होती थी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होती थी। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, तो ये वही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। इसका आरएलवीपी एक्स दे दिया, इसका आरएलवीपी वाई दे दिया, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आरएलवीपी का क्या रिलेशनशिप होगा, याद है ये। तो राउल्स लॉ सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वही मैं बता रहा हूँ, है ना। तो ये आरएलवीपी का फॉर्मूला, इसको हम लोग लगा दें। तो चलिए, तो क्या करना है हमें, पहले पे भी लगाना है दूसरे पे भी, तो आरएलवीपी हम लोग लगा देते हैं। तो आरएलवीपी का फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, पी नॉट ए ओरिजिनल सॉल्यूशन का प्रेशर माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, ये होता है आरएलवीपी। और यही हमारी वैल्यू किसके बराबर होती है, एक्सबी के बराबर। देखा था हमने, फॉर्मूला भी बताया मैंने फिर से, आरएलवीपी का पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्सबी। ये इनडायरेक्टली हमारा राउल्स लॉ का सेकंड एक अलग अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ही है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो इसका मतलब ये एक्सबी के बराबर हो जाएगा। और एक्सबी अगर मैं पूछूं तो एक्सबी किसके बराबर होता है, क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, लिखेंगे इस तरीके से, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अच्छा, अगर फर्स्ट की बात करूं मैं, तो फर्स्ट में कितने मोल्स होंगे, यहीं पे करता हूं मैं। 30 ग्राम यूरिया का मतलब कितने मोल्स हो गए, 30 डिवाइडेड बाई 60 मतलब कितने मोल्स हो गए, 1/2 मोल्स। मतलब एनबी की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 इसके लिए। और इसके अंदर जो सोल्यूट डाला है ग्लूकोज, इसके लिए जरा मोल्स बताओ कितना हो जाएगा। इसके लिए मोल्स की वैल्यू क्या होगी, 90 डिवाइडेड बाई ग्लूकोज का मोलर मास 180, तो इसके भी कितने मोल्स हो गए, 1/2। तो इसके एनबी की वैल्यू 1/2, इसके एनबी की भी वैल्यू कितनी, 1/2। और 1 kg वाटर है, तो इसके अंदर वाटर के कितने हो जाएंगे, 1 kg है मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा मोल्स। और यहाँ भी 1 kg वाटर है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 18। तो क्या देखने को मिला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर पहले कंटेनर के लिए लगाएंगे तो एनबी की वैल्यू कितनी है, 1/2, एनए की वैल्यू कितनी है, 1000/18। और अगर ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन के ऊपर लगाओगे आरएलवीपी, तो एनबी की वैल्यू कितनी है, 1/2, और एनए की वैल्यू कितनी है, मतलब क्या एनबी दोनों के लिए सेम है, एनए भी दोनों, एनबी दोनों के लिए सेम है, एनए भी सेम है, तो क्या ये एक्सबी की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग आने वाली है क्या, नहीं। मतलब आरएलवीपी की वैल्यू, पहले सॉल्यूशन का आरएलवीपी कितना दिया था, एक्स दिया था ना, और ये एक्स किसके बराबर आ रहा है, ये आरएलवीपी पहले वाले के लिए अगर बात करूं मैं फर्स्ट वाले पे, तो आरएलवीपी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1000/18, ठीक है। और इसी तरीके से सेकंड वाले पे अगर मैं पूछूं तो सेकंड वाले का आरएलवीपी किसके बराबर दिया उसने, वाई के बराबर। तो ये वाई के बराबर अगर दिया है तो ये वाई इज इक्वल टू भी क्या लिखोगे, वही चीज आएगी, 1/2, इसके मोल्स कितने हैं, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1000/18। तो दोनों से तो सेम ही आने वाला है ना, इसका मतलब यहां से हमें दिख रहा है एक्स बराबर किसके आएगा, वाई के, एक्स किसके बराबर आएगा, वाई के। तो अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। यही होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब समझो क्या हुआ इसमें, है ना। क्या यूरिया और ग्लूकोज का नेचर सेम है, यूरिया एक अलग कंपाउंड है, ग्लूकोज एक अलग कंपाउंड है, लेकिन दोनों में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या आया, सेम आया। इसमें हमने देखो यूरिया को डाला और इसके अंदर ग्लूकोज को डाला। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपको देखिए यूरिया का फॉर्मूला क्या है, यूरिया को हम लोग बोलते हैं NH2CO NH2, ठीक है। और ग्लूकोज को क्या बोलते हैं आप, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, C6H12O6। तो ये देखो, ये ग्लूकोज का है फॉर्मूला, ये क्या है, यूरिया है। तो मुझे बताओ क्या इन दोनों का नेचर सेम है, इसमें तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो मतलब ये कंपाउंड का अलग नेचर है, इस कंपाउंड का अलग नेचर है, दोनों का नेचर डिफरेंट है, फिर भी दोनों में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, सेम। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो केवल और केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे देखो इसके भी 1/2 मोल्स आए और इसके भी कितने आए, 1/2 मोल्स। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ओनली अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। जैसे यहाँ पे यूरिया, यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज है, तो नेचर के ऊपर नहीं डिपेंड करता है वो, केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ
पार्टिकल्स के ऊपर, जैसे कि इसके भी कितना है 1/2 मोल्स और इसके भी कितना है 1/2 मोल्स। नेचर भले ही दोनों का डिफरेंट है, देखो यूरिया और ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का नेचर क्या है, डिफरेंट होगा। ये अलग नेचर का है, इसके अंदर नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन है और इस ग्लूकोज के अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इनका नेचर भले ही डिफरेंट है, लेकिन इनमें हमने जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां से भी कैलकुलेट किया है, इसका भी 1/2 मोल, इसके भी 1/2 मोल, तो दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, सेम निकल के आए थे ना। नेचर तो इन दोनों का क्या है, डिफरेंट, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों में क्या आया, सेम। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर केवल डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, जैसे यहाँ पे सोल्यूट के पार्टिकल 1/2, यहाँ भी सोल्यूट के पार्टिकल 1/2। तो दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ओनली अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। सोल्यूट का नेचर क्या, उससे क्या हो, इंडिपेंडेंट, ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो ये पहले तो दो एग्जाम्पल मैंने, एक यूरिया डाल के दिखाया, ग्लूकोज डाल के दिखाया, दोनों का नेचर भले ही डिफरेंट है, ठीक है, अलग अलग एटम्स हैं, इसके अंदर अलग अलग एटम्स हैं, लेकिन दोनों में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। तो ये हम समझ गए। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब वो प्रॉपर्टी जो केवल और केवल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब इसी का मैं एक और मान लो एक्सटेंड कर रहा हूं, बस यहाँ साइड में देखिए, सपोज करो मान लो इसी कंटेनर के अंदर, थोड़ा सा और मैं समझा देता हूं कैसे पार्टिकल्स के ऊपर ही कैसे डिपेंड कर रहा है। जैसे सपोज करो 1 kg वाटर ले लिया और इसके अंदर इस बार मैंने सपोज करिए कि आप 1 kg वाटर में 29.25 ग्राम ऑफ NaCl डाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, 1 kg वाटर ही लिया लेकिन 29.25 ग्राम ऑफ किसका डाल दिया, NaCl का। अब सपोज करिए कि मान लो इसका मैंने आपको बोल दिया RLBP कितना है, Z, इसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना बोल दिया, Z। अब मेरा सवाल ये है x y z में क्या रिलेशन होगा, x और y तो बराबर आ गए, z के साथ क्या रिलेशन होगा। तो आप देखो यहां से अगर करोगे चेक तो इसे भी चेक करो जरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे NaCl के सोल्यूट के मोल्स कितने आएंगे बताओ, 29.25 डिवाइडेड बाई NaCl का मोलर मास कितना होता है 35.5 होता है, इसका 23, तो कितना हो जाएगा 58.5। तो क्या इसके भी 1/2 मोल्स आए क्या, तो क्या लग रहा है, इसके भी 1/2 मोल्स, इसमें भी 1/2 मोल्स और इसमें भी 1/2 मोल्स। तो आपके हिसाब से आंसर क्या होगा, x = y तो था ही, अब z के में भी कितने आ गया 1/2, और देखो यहां से Na निकालोगे तो Na भी तो सेम ही आएगा, कितना आएगा 1000/18 आएगा, तो Na और N भी सेम आएगा, तो यहाँ अगर डाल के सॉल्व भी करोगे तो सेम वैल्यू आने वाली, मतलब क्या होना चाहिए था आंसर, x = y = z, पर ऐसा आंसर नहीं है, ये गलत है ना, z इनके बराबर नहीं होगा। एक्चुअल आंसर क्या होगा, x बराबर y तो होगा लेकिन z जो होगा वो इसमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। 1 kg वाटर के अंदर अगर NaCl को डाल दोगे ना तो उसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, तो z की वैल्यू ये ज्यादा होगी, इसमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों, इसमें भी तो मोल्स हमने 1/2 ही डाला। तो बेटा भले ही मोल्स हमने 1/2 डाला है लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ग्लूकोज और यूरिया और ग्लूकोज क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जानते हो, जो डिसोसिएट नहीं होते हैं, जो टूटेगा नहीं। जैसे यूरिया को डालोगे तो यूरिया को यूरिया की तरह ही कंसीडर करोगे, पार्टिकल में ब्रेक्स नहीं करोगे। ग्लूकोज को ग्लूकोज की तरह ही कंसीडर करोगे। लेकिन आप अगर NaCl को उठा के पानी में डालेंगे तो हमें पता है NaCl जैसे ही पानी में जाता है वो किस में टूट जाता है, Na+ और Cl- में, आयंस में टूट जाता है ना, पता है ये चीज हमें। NaCl को जैसे हमने डाला, NaCl का एक पार्टिकल आप उठाकर डालेंगे पानी में तो कितने पार्टिकल दे रहा है, 2 पार्टिकल, एक Na+ भी दे रहा है और एक Cl-। तो इसके तो मोल्स कितने थे, हाफ मोल्स थे, कितने मोल्स थे, हाफ मोल। तो जब शुरू में इसके हाफ मोल्स थे तो स्टार्टिंग में के Na+ तो कुछ नहीं रहेगा, Cl- कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जब ये एक बार एक्वस में डाल दिया, उठा के आपने वाटर में इसको डाल दिया, तो वाटर में डाल दोगे तो NaCl के तो मोल्स खत्म हो जाएंगे और NaCl टूट के किस में जाएगा, Na+ में और Cl- में। तो एक मोल से एक मोल में टूट रहा था, तो इसके 1/2 मोल से इसके भी 1/2 मोल्स और इसके भी कितने 1/2 मोल्स। तो आप अगर ओवरऑल मोल्स देखो तो इसके अंदर क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ चुके हैं, कितने हो चुके हैं, 1, 1/2 मिलके कितना हो गया 1। या बेसिकली ऐसे देखो, एक NaCl कितने पार्टिकल में टूटा, 2, एक Na+ में और एक Cl- में।
तो एक पार्टिकल डालने पे वो दो पार्टिकल में टूट रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, बढ़ गए। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज्यादा, मतलब अब ज्यादा पार्टिकल सरफेस पे आ गए तो इसके वेपर प्रेशर को ज्यादा डिक्रीज करेंगे, तो इसलिए RLVP की वैल्यू जो होगी ये क्या होगी, एक्स और वाई से थोड़ी ज्यादा। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात हो रही है। मतलब अगर इसमें सपोज करो, अगर इसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 50 mm ऑफ Hg है, ये भी 50 mm ऑफ Hg है, तो ये 50 mm ऑफ Hg से क्या होगा, ज्यादा, ये 70 mm ऑफ Hg हो सकता है, 80 mm ऑफ Hg हो सकता है। मतलब वो 50 से तो क्या होगा, ये ज्यादा लोअर करेगा वैल्यू। क्यों? क्योंकि एक NaCl का पार्टिकल डालते ही वो कितने पार्टिकल में टूटता है, 2 में टूटता है। तो इसीलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हमें एक नई चीज देखनी पड़ती है, क्या, वांट ऑफ फैक्टर, जो हमें बताएगा कि कोई पार्टिकल जाके डिसोसिएट हो रहा है कि एसोसिएट हो रहा है। बेसिकली तो होता क्या है, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें अगर हम लोग, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दो चीजें हो सकती है, या तो बढ़ भी सकती हैं या घट भी सकती हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। अगर डिसोसिएशन हो गया, अगर हमने पानी के अंदर उठा के डाला ऐसा कंपोनेंट और वो डिसोसिएट हो गया, तो डिसोसिएट होने पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिसोसिएट होने का मतलब क्या, टूट जाना ना। तो जैसे NaCl को पानी में उठा के डालोगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। और सपोज करो अगर एसोसिएशन हो जाएगा, एसोसिएशन, एसोसिएशन होने का मतलब एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, तो जब इकट्ठा हो जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। समझे ना? तो कोई पार्टिकल्स टूटेगा, डिसोसिएट होगा कि एसोसिएट होगा। डिसोसिएट का आइडिया तो हमें लग जाता है, सॉल्ट कोई भी डालेगा, जैसे NaCl डाला तो 2 में टूटेगा, अगर MgCl2 में डाल देता तो 3 में टूटता, क्योंकि मैग्नीशियम का 1, क्लोराइड का 2, AlCl3 को डालता तो 4 में टूटता। तो इन सब का आइडिया देने के लिए हमें एक फैक्टर पढ़ना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर। तो अभी मैं वांट ऑफ फैक्टर भी समझाऊंगा क्या है। पहले तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मीनिंग समझिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल और केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि नेचर के ऊपर। जैसे यूरिया ग्लूकोज के पार्टिकल सेम थे, ठीक है, लेकिन नेचर इन दोनों का क्या है, अलग अलग एटम्स है इनके अंदर, फिर भी इनका RLVP क्या है, सेम। NaCl अलग कंपाउंड है, और NaCl का हमने देखा कि जब ये डिसोसिएट हो रहा है, ये जब टूट रहा है, तो टूटने के बाद क्या हो रहा है, ऐसे भी देखो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब ये टूटते नहीं है अपने आयंस के अंदर, ये आयंस में नहीं टूटेगा ना, ना यूरिया टूटेगा ना ग्लूकोज टूटेगा, तो इनके अंदर वही चीज रहेगी। लेकिन NaCl की बात करो तो NaCl डिसोसिएट हो रहा है, और NaCl, एक NaCl डालोगे तो 2 में टूटने वाला है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, तो इसमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी ज्यादा होता है। तो पार्टिकल्स दो तरीके का, या तो डिसोसिएट या एसोसिएट होगा। तो अब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के, कि सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल मौजूद है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में मैं डिफाइन करता हूं इसे। तो अब हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं। क्या हमने सीखा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को डालोगे तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ा देगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बढ़ा देगा तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी ज्यादा हो गया है उसके अंदर। ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो हमारा डेफिनेशन ये रहेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन की बात करूं, अगर CP में बोल दूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो हम क्या डिफाइन करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी CP को हम लोग डिफाइन करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच, फोकस है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली अपॉन नंबर ऑफ solute particles, which depends upon number of solute particles present in the solution and are independent from nature of solute particle. Independent from nature of solute particles are known as colligative properties. समझे क्या बात को बेटा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज
ऐसी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है विच डिपेंड्स ओनली अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ओनली अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के अंदर कितने सोल्यूट के पार्टिकल्स मौजूद हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करती है। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे आपने यूरिया के हाफ मोल डाले थे तो इसके हाफ पार्टिकल्स थे, ग्लूकोज के हाफ डाले तो हाफ पार्टिकल्स थे, लेकिन NaCl के हाफ मोल डालोगे तो आपको हाफ पार्टिकल्स नहीं है, कितने हो गए, हाफ और हाफ में टूट गया ना, एक जाके दो में टूटा, तो हाफ टूट के कितना कर देगा, 1 कर देगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, सॉल्यूशन में कितने होने को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोला जाता है। समझे बात को। और ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पढ़ना है ना, तो दीज आर, इनको देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी बोला जाता है। डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज क्यों, क्योंकि ये नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर के ऊपर। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाफ है, यहाँ पे हाफ है, लेकिन यहाँ पे हाफ ना होके कितना हो गया, हाफ और हाफ मिलके 1 हो गया, क्योंकि उसमें जाके पार्टिकल्स टूट गए, एक NaCl डालते ही 2 पार्ट में टूट गया ये। तो ऐसी प्रॉपर्टी दीज आर ऑल्सो नोन एज द डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये भी बात ध्यान रखना कि दीज आर, डेमोक्रेसी मतलब समझते हो ना आप, लोकतंत्र है ना, जहाँ पे जनसंख्या को ज्यादा मैटर किया जाता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। दीज आर ऑल्सो नोन एज डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। दीज आर ऑल्सो नोन एज डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। तो इसको हम लोग डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी बुलाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लें अगर, तो कितने तरीके के हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, तो हमें 4 पढ़ने हैं, टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें से एक मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। कौन सा पढ़ा दिया है मैंने, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पर मैंने जो पढ़ाया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसमें देखो ग्लूकोज, यूरिया ऐसे वाले क्वेश्चंस लिए थे, लेकिन अब कैसे वाले आएंगे, जिनके अंदर क्या हो जाएगा, टूटेगा, आयंस जाके कोई एक मॉलिक्यूल डालोगे तो एक से ज्यादा में, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स टूटेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे। टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमें टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखनी है। सबसे पहला RLVP। RLVP मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि मैंने पढ़ा दिया आपको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने सिंपल तरीके से देखा था, लेकिन अभी इसमें हम लोग वांट ऑफ फैक्टर को डाल के देखेंगे, जैसे आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने वाले तरीके के प्रॉब्लम। पहला RLVP। सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी पढ़नी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। थर्ड हम लोग बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ हमें जो पढ़ना है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अपने पास टोटल ये 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बेटा, तो RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपस में क्या होती हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं। मतलब किसी एक प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बता दूं तो आप एक के बारे में जान के बाकी सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं इन्हीं दोनों को अगर आपसे रिलेट कराऊं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं अगर मैं, तो हमें पता है अगर वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, क्योंकि वेपर प्रेशर हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब मैंने बताया था ना कि एक्सटर्नल प्रेशर तक पहुंचाना है ना, वेपर प्रेशर को कहां पहुंचाना, एक्सटर्नल प्रेशर तक। तो अगर वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो गया, वेपर प्रेशर पहले से कम हो गया, तो अब उसको बॉइल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, है ना, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे आपको मालूम है, सिंपल सा पूछूं, एक सिंपल वाटर है, अगर अपने पास 1 लीटर पानी है केवल, उसको अगर गर्म करोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आपका, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर उस वाटर के अंदर आपने 50 ग्राम मान लो नमक डाल दिया, NaCl अगर ऐड कर दिया उस वाटर के अंदर, अब उसको जब आप NaCl ऐड करके आप बॉइल करोगे तो अब वो 100 पे नहीं होगा, 100 से थोड़े ज्यादा पे होगा, क्योंकि उसके वेपर प्रेशर में थोड़ी सी क्या हो गई, लोअरिंग हो गई होगी ना। जैसे ही आपने NaCl, जैसे देखो ये मान लो फ्रेश वाटर है अपने पास H2O,
तो इसको अगर केवल बॉइल्ड करना है तो कितने पे होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन NaCl अगर डाल दिया मैंने इस वाटर के अंदर, NaCl कंटेनिंग वाटर आ गया, अब इसको बॉइल्ड करोगे तो ये 100 पे कभी नहीं होने वाला, क्योंकि NaCl आने के बाद क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो जाएगी, और वेपर प्रेशर में अगर लोअरिंग हो गई तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब अब ये हो सकता है 100 से ना होके हो सकता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल्ड हो, है ना। तो एलिवेशन, ये सब आपस में चारों क्या है, इंटरकनेक्टेड होते हैं, है ना। सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपस में लिंक है, किसी एक की वैल्यू आप जान जाएंगे तो सबको पता कर लेंगे। और ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर, जो कि मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था अपने पास कंसंट्रेशन में, उसी के ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। तो मैं नीचे इस बात को भी लिख देता हूं, ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इंटर रिलेटेड, ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। ये सब क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। डेट इज, क्या मतलब हुआ इसका, डेट इज बाई नोइंग, डेट इज बाई नोइंग द वैल्यू ऑफ, बाई नोइंग द वैल्यू ऑफ एनी वन अदर्स कैन बी कैलकुलेटेड, अदर्स कैन बी कैलकुलेटेड। किसी एक की वैल्यू जानने के बाद आप दूसरों को भी क्या कर सकते हैं, ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर, दैट इज बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ एनी वन अदर्स कैन बी कैलकुलेटेड। किसी एक के बारे में आप जान जाएंगे तो बाकी सबको निकाल सकते हैं। और ये भी मैंने बताया कि ये किसके ऊपर केवल डिपेंड करती है, मोलालिटी के ऊपर। तो ये भी लिख देता हूं, ऑल्सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, सॉल्यूशन की मोलालिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं, है ना। हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मोलालिटी। मतलब इसमें मोलालिटी आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी, और RLBP में। आप कहेंगे सर RLBP में तो मोलालिटी नहीं आता, RLBP का तो फॉर्मूला ये बताया आपने, XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है। तो बेटा अगर याद हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट तो मोलालिटी से लिंक होता है ना। कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने, मोलालिटी डायरेक्ट निकालने का, अगर मोल फ्रैक्शन पता है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बताया था मैंने ये फॉर्मूला, तो लिंक है कि नहीं। अगर XB पता है तो मोलालिटी के ऊपर XB किससे है, मोलालिटी से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको, तो ये RLBP भी किससे लिंक है, मोलालिटी। तो सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितने भी हम लोग देख रहे हैं ये सब किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन के। ये हमने पढ़ लिया, बाकी 3 हमें इस टॉपिक के अंदर देखना है। तो क्या ये चीजें हम लोग समझ पाए पहले क्या है, किस तरीके से है। तो अब इसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे चेंज होते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी सॉल्वेंट में अगर डाल दिया जाए, जैसे आपने यूरिया को डाला तो कोई चेंज नहीं होगा, ग्लूकोज को डालोगे तो वो भी टूटेगा नहीं, लेकिन आपने NaCl को डाला तो NaCl कितने में टूट जाएगा, 2 पार्टिकल्स में। इसी तरीके से अगर MgCl2 को डाला तो ये कितने में टूटेगा, 3 में। AlCl3 को डालोगे तो ये कितने पार्टिकल्स में टूटेगा, 4 पार्टिकल्स में, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई पार्टिकल्स कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूट के बढ़ जाता है ना, इस फैक्टर्स को कंसीडर किया था किसने, वान टफ ने। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वान टफ फैक्टर क्या होता है और किस तरीके से वो डिसाइड करता है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूटेगा। हाँ ये ध्यान रखना, NaCl अगर मैं बोल रहा हूं कि NaCl 2 पार्टिकल्स में टूटेगा, 2 में कब, जब ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा। सपोज करिए कुछ ऐसा आयनिक, कोई ऐसा सॉल्ट दे दिया या कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया जो 100% डिसोसिएट नहीं होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के बारे में। तो अगर कोई सब्सटेंस 100% अगर अल्फा की वैल्यू हमने पढ़ी थी 0 से लेके कहां तक होता है, 1 के बीच में। तो अगर कोई पार्टिकल 100% डिसोसिएट नहीं होगा तो उसका वान टफ फैक्टर आई कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग वान टफ फैक्टर से सीखते हैं। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में ले रहा हूं। तो वान टफ फैक्टर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, और इसके बेसिस पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी सॉल्यूट के टूटेंगे सॉल्यूशन में जाने के बाद, उसके बारे में हमें वान टफ ने आइडिया दे दिया था। एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ लिया, क्या है टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी पढ़ लिया। एक और चीज बस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कंडीशन ऑफ CP, कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ओनली वैलिड फॉर ट्रू सॉल्यूशन, और ट्रू सॉल्यूशन मैंने बताया था, ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट होना चाहिए। तो कंडीशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सबसे पहला कंडीशन तो ये है, हम लोग जो भी देखेंगे, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, सॉल्यूशन शुड बी
डाइल्यूट। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखो। और सेकंड चीज, सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग मेजर करेंगे आसानी से, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। और जो सोल्यूट हम लोग डालेंगे, सोल्यूट हमेशा हमारा कैसा रहेगा, नॉन वोलाटाइल नेचर का रहता है। सोल्यूट शुड बी ऑलवेज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब समझ रहे हैं क्या, जिसका खुद का कोई वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। तो सोल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। सोल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया, देखो यूरिया डाला, ग्लूकोज डाला, NaCl डाला, ये सब कैसे हैं, नॉन वोलेटाइल, सॉलिड फॉर्म में होते हैं ना, जनरली इनको नॉन वोलेटाइल लेते हैं। आप इसके अंदर एल्कोहल डाल दीजिए, इन सबको नहीं ले सकते, क्योंकि CP केवल और केवल किनके लिए एप्लीकेबल है, सॉल्यूशन शुड भी डाइल्यूट होना चाहिए सबसे पहली चीज, और दूसरा सोल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए, है ना। नॉन वोलेटाइल होने का मतलब क्या होना चाहिए, जनरली सॉलिड्स होते हैं हम लोग लेते हैं। तो अब कितना होगा, किस तरीके से होगा, है ना, किसका, उसको हम लोग अकाउंट में लेते हैं, और उस फैक्टर को नाम बोला जाता है वांट ऑफ फैक्टर। तो अब मैं वांट ऑफ फैक्टर आपको बताने जा रहा हूँ, कैसे हम लोग निकालते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग डाल लेते हैं वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर अब हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे। वांट ऑफ फैक्टर किससे दिखाया जाता है, आई से। तो अब वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है, वांट ऑफ फैक्टर मतलब बेसिकली क्या है, जैसे आप सॉल्ट को डालोगे तो हो सकता है कि वो 100% डिसोसिएट ना हो, तो उस समय अगर 100% डिसोसिएट नहीं होगा तो अल्फा की वैल्यू को लेते हैं। जैसे मैंने देखो अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा रहा था, मैंने बताया था K4FeCN6 को उठा के पानी में डालोगे तो ये कितने आयंस देने वाला है। तो मैंने बताया था ना, इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को कभी भी हमें तोड़ना नहीं होता है। तो कॉम्प्लेक्स वाला एक आयन ये दे देगा, और ये कितने पोटेशियम आयन देने वाला है, 4 पोटेशियम। जब इसको पानी में डालोगे तो कैसे टूटेगा, ये 4K+ में टूटेगा, 4 पोटेशियम के आयन प्लस FeCN6 के ऊपर कितना जाएगा, -4 का 4। तो अगर मुझसे टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछे तो कितने हो गए, 4 आयन यहाँ पे हो गए और एक आयन ये वाला। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ आयंस की बात करूँ टोटल तो कितने आएंगे, 5 आयंस आएंगे। इसी तरीके से जैसे NaCl को डालोगे तो कितने आयन में टूटेगा, ये Na और Cl 2 आयंस में टूटेगा। तो कुछ ऐसे भी, जैसे HCl को डाल दो आप, HCl, तो HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसको डालोगे तो किसमें टूटेगा, H+ और Cl-। तो इसके कितने पार्टिकल्स टूटेंगे, एक और एक 2। लेकिन कुछ एसिड्स वीक एसिड होते हैं, जैसे आप एसिटिक एसिड देखो CH3COOH, जब इसको पानी में डालोगे तो ये एसोसिएट भी हो सकता है, डिसोसिएट भी। अगर मान लो डिसोसिएशन का केस ले रहा हूं तो ये वीक एसिड कहलाते हैं। ये कैसा एसिड है, वीक एसिड। तो आप देखना क्वेश्चन इस तरीके का मिलेगा, अगर वीक एसिड रहेगा ना, तो वीक एसिड जब डिसोसिएट होता है तो ये 100% नहीं टूटेगा, CH3COO- प्लस H+। तो दिस डिसोसिएशन इज नॉट 100%, ये 100% कभी भी इस तरीके से ब्रेक नहीं होता है। अगर 100% ब्रेक नहीं होगा तो कुछ पार्ट ही ब्रेक हो पाता है, तो उसके लिए एक टर्म आता है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम लोग पढ़े हैं अल्फा, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ाया था मैंने ये केमिकल इक्विलिब्रियम में, कि 1 मोल का कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट होता है, उसी को क्या बोलते थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर प्रॉब्लम में गिवन है तो उसको अकाउंट में लेते समय किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, वांट ऑफ फैक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये फैक्टर हमें बताएगा कि डिसोसिएट हो रहा है मॉलिक्यूल या एसोसिएट हो रहा है, तो कितना उसका नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर हो जाते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर का मतलब क्या है, दिस फैक्टर takes into account number of particles. This factor takes into account number of particles after association और dissociation, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल या तो एसोसिएट होंगे या तो डिसोसिएट होंगे, या तो बढ़ सकते हैं, एसोसिएट हो जाएंगे तो घट जाएंगे, मिलके कम हो जाएगा, और अगर डिसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। उसको जो अकाउंट में लेता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वांट ऑफ फैक्टर। और वांट ऑफ फैक्टर का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वांट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू, कैसे निकाला जाता है वांट ऑफ फैक्टर, तो वांट ऑफ फैक्टर हमें बताता है वो I इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर association / dissociation। आई कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन / डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर
एसोसिएशन ऑब्लिक डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये हमारे पास आई का एक पहला फॉर्मूला है ना। हर टॉपिक में मैं 3 फॉर्मूले दिखाता हूँ, यहाँ भी मैं आई के 3 फॉर्मूले बताने वाला हूँ। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया आई का। क्या आई कैसे कैलकुलेट करना है क्वांटम फैक्टर को, तो क्वांटम फैक्टर हमें निकालने के लिए आई को क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये हमारे लिए आई कहलाता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटम फैक्टर। अब एसोसिएशन या डिसोसिएशन 2 केस हो सकते हैं, तो मैं केस नंबर 1 आपको दिखा रहा हूं कि केस फर्स्ट अगर हम लोग ले लेते हैं, बहुत सिंपल होता है ना। अब पहली बार देखेंगे थोड़ा अजीब लग रहा है, बस बहुत सिंपल चीज होती है। जैसे केस फर्स्ट मैं ले लेता हूं डिसोसिएशन का। केस फर्स्ट क्या ले लेता हूं, डिसोसिएशन। देखो डिसोसिएशन का आइडिया हमें खुद लेना है, डिसोसिएशन क्वेश्चन में बताएगा नहीं कभी। एसोसिएशन का जरूर हमें बताएगा। एसोसिएशन होने का मतलब मिलके मॉलिक्यूल बनना है। जैसे डाइमेराइजेशन बोल दूं मैं, डाइमेराइजेशन का मतलब क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल मिलके 1 मॉलिक्यूल में बन जाएंगे। ट्राइमेराइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल मिलके 1 बन जाएंगे। तो एसोसिएशन का क्वेश्चन के अंदर मेंशन रहता है एसोसिएट हो रहे हैं मॉलिक्यूल तो, और डाइमेराइजेशन कर रहा है कि ट्राइमेराइजेशन। डिसोसिएशन का आइडिया हमें खुद लेना होता है। जैसे आपको K4FeCN6 दे दिया तो हमें पता है कि ये कितने आयन में टूटने वाला है, 5 आयन्स में टूटने वाला है। तो ये हमको बता के नहीं देगा कि ये 5 आयन में टूटेगा, हमें आइडिया खुद लेना है। NaCl को डालूंगा तो कितने आयन में टूटेगा, 2। MgCl2 को डालूंगा तो 3 आयन्स में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन ऊपर आएगा, और नीचे नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन का आता है नीचे। और कोई वीक एसिड या वीक कोई सब्सटेंस रहेगा तो उसके केस में हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा भी देगा। तो कैसे अकाउंट में लेते हैं वही मैं समझाने के लिए अब चल रहा हूं यहाँ पे। तो पहली बात हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, डिसोसिएशन का केस लिया है। अच्छा, अगर डिसोसिएशन का केस लिया है तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे कि घटेंगे, तो डिसोसिएशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीजेज ना। डिसोसिएट होने का मतलब टूटेगी चीज, और टूटेगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन ऊपर आ जाएगा और बिफोर डिसोसिएशन नीचे रहेगा। तो जाहिर सी बात है आई की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी ना। डिसोसिएट होने का मतलब कोई चीज का टूट जाना, तो अगर कोई चीज टूट रही है तो उसके लिए क्वांटम फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा। तो डिसोसिएशन के केस में क्वांटम फैक्टर हमेशा क्या आना है, 1 से ज्यादा आएगा हमारे लिए। अब देखो, अब जैसे कैसे मैं समझा रहा हूँ है ना, कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ बस समझाने के लिए, बाकी तो मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी बताऊंगा आई को कैसे निकालते हैं, पर समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ चल रहा हूँ। जैसे सबसे पहले मान लो मैंने NaCl को ले लिया, तो आप NaCl को जैसे ही डालेंगे, NaCl एक तरीके का सोल्यूट है, NaCl सोल्यूट को जैसे ही आप वाटर में उठा के डालेंगे सॉल्वेंट के अंदर, तो किसमें ब्रेक हो जाएगा, Na+ और Cl- में। इसमें ब्रेक हो जाएगा Na+ और Cl-। सपोज करो बिफोर डिसोसिएशन में लिख रहा हूं, यहाँ पे बिफोर ले लेता हूं। बिफोर मान लो इसके शुरू में मैंने A मोल्स लिए, तो उस समय Na+ और Cl- के कोई मोल्स नहीं हो गए। केमिकल इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा ध्यान करना कैसे करवाया था मैंने। और आफ्टर की बात करूं, अगर मैं आफ्टर मतलब डालने के बाद की बात करूं, देखो स्टार्टिंग में बिफोर A मोल खाली खाली, अगर कुछ समय के बाद बात करूं तो NaCl डिसोसिएट होगा और वो डिसोसिएट होकर Na+ और Cl- में जाएगा। सपोज करो कि उसने बोला NaCl का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, अल्फा। हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता था, DOD। DOD क्या है हमारे लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये पढ़ चुके हैं हम लोग टॉपिक। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता था, बताया था मैंने, अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर क्या आता था, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, है ना। डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल, ध्यान है, सिंपल अगर बात करूं मैं तो दिस इज डिसोसिएटेड मोल्स, ऊपर ले लेते थे, अपॉन नीचे क्या ले लेते हैं, इनिशियल मोल्स, याद है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मैंने बताया था डेफिनेशन भी, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएटेड, बताया था मैंने, फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएटेड, कि 1 मोल का कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट होता है। ये देखो ये सब हमने पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं बता रहा हूं, एक बार ध्यान करिए। अल्फा का मतलब डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स होता था, और अल्फा का डेफिनेशन ही क्या था, फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएटेड को क्या बोलते थे, अल्फा। तो 1 मोल से कितना डिसोसिएट होता है, अल्फा। अगर 1 मोल ले लोगे आप, इनिशियल मोल 1 ले लोगे, तो डिसोसिएटेड मोल कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाता है। तो यही हमारे पास फॉर्मूला ही था। और ये भी बताया था मैंने, अल्फा की वैल्यू हमेशा 0 से लेके कहां तक होती है, 1 के बीच में होती है, क्योंकि 1 का ही तो कुछ ना कुछ फ्रैक्शन क्या होगा, डिसोसिएट होगा।
तो अब देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आई को लिंक करता हूं किसके साथ, अल्फा के साथ। कैसे लिंक कराना है, क्वांटम फैक्टर आई को अल्फा के साथ। तो अगर हमें NaCl की बात करो, अगर मान लो मैंने इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दे दिया, तो क्या मीनिंग है इसका, अल्फा का मतलब होता है 1 मोल का कितना डिसोसिएट हो जाता है। तो ए मोल का कितना डिसोसिएट, एक मोल से अगर अल्फा डिसोसिएट होता है तो 2 मोल से 2 अल्फा, 3 मोल से 3 अल्फा, 10 मोल से 10 अल्फा। तो ए मोल से कितना डिसोसिएट होगा, ए अल्फा। अगर याद है तो मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड में हमेशा ही, यहाँ पे ए मोल ले लो तो यहाँ हमेशा ही क्या आना है, ए माइनस ए अल्फा। और यहाँ बनाने का तरीका क्या बताया था, जिसका बनाना होता है कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे बनाना होता है कोएफिशिएंट नीचे, मल्टीप्लाइड विथ वो कितना डिसोसिएट हो रहा है, ध्यान है। तो देखो इसके 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो इसका ए अल्फा जाएगा तो इसका भी अल्फा बनेगा, और Cl का भी कितना बनेगा, ए अल्फा। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, ये देखो ये बिफोर की बात करो, तो बिफोर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ए पार्टिकल्स। इसको Ni मान लो मैं कह देता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन Ni कह देता हूं, ये है ना। Ni की वैल्यू कितनी, इनिशियल मोल्स कितने दिखाई देंगे, ए। और नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन की बात करूं मैं, इसको Nb लिख देता हूं, बिफोर डिसोसिएशन Nb, और इसको Na लिख देता हूं, Na मतलब आफ्टर डिसोसिएशन, Nb मतलब बिफोर डिसोसिएशन, और Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन इन तीनों को जोड़ दो तो ए अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो क्या आएगा, ए प्लस ए अल्फा आ जाएगा ना, ये आ जाएगा अपने पास। और मुझे तो आई निकालना है, तो आई का फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा था, इसके लिए अगर आई कैलकुलेट करना है तो आई का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन को हमने क्या लिखा है, Na, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो उसको मैंने Nb से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल्स हैं, ए प्लस ए अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन कितने मोल्स है, ए। तो इसका मतलब यहाँ से ए कॉमन है ना, तो ए कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, 1 प्लस अल्फा। तो अगर मान लो अल्फा की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी है तो आई कैलकुलेट कर सकते हैं। और सपोज करो अगर अल्फा नहीं गिवन है, अब ये रूल है, ये ध्यान रखना है ना, स्टार बना के लिख देता हूं मैं, इफ अल्फा इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, इफ अल्फा इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, अगर अल्फा प्रॉब्लम में कभी गिवन नहीं है तो अल्फा, देन अल्फा विल बी टेकन एज 1 मतलब 100% हम लोग मान लेते हैं कि डिसोसिएशन क्या मान लेते हैं, 100%। तो अगर कभी प्रॉब्लम में अल्फा गिवन नहीं है तो आपको हमेशा अल्फा की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 लेनी है। अगर नहीं गिवन है तो ध्यान रखना, नॉट गिवन में बोल रहा हूं, अगर नहीं दिया है तो अल्फा की वैल्यू कितना लेना, 1। और अगर अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है तब आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। अगर नहीं गिवन है तो अल्फा की वैल्यू हमेशा कितना लेना है, 1 लेना है, ध्यान रखना। तो अगर अल्फा की वैल्यू 1 ले लोगे तो उस समय आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं पूछूं अल्फा की वैल्यू 1 है तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 अगर ले लूं तो आई इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस अल्फा। तो 1 प्लस 1 तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो अभी मैंने आपको बताया ही था कि NaCl को जब आप पानी में उठा के डालोगे तो कितने अंश में देने वाला है, 2। तो यहां से आई की वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं हम लोग, आई की वैल्यू को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। देखो आई की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे लिए, 2 निकल के आ रही है ना, आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 निकल के आ गई, एक इसका पार्टिकल एक इसका पार्टिकल, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। और तरीका अगर नहीं दिया है तो अगर अल्फा मान लो 100% नहीं दिया होता या दे देता कोई वैल्यू, मान लो बोल देता अल्फा 0.5 है, तब आई की वैल्यू कितनी हो जाती, 1.5 हो जाती। तो ये जो आई की वैल्यू 2 आई है, ये कौन सी वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। इसकी कौन सी वैल्यू कहलाएगी, आई मैक्स कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू है ये इसके लिए, ठीक है। और अगर मैं इसके लिए एक और यहाँ पे देखो एन कर रहा हूं, है ना, एन का मतलब इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कितने टूट रहा है, एक और एक कितने, 2। कितने पार्टिकल्स में टूट रहा है, 2। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट या तो देख लो या ये फॉर्मूले से भी जाओगे तो वही निकल के आता है। तो बस मेरा फॉर्मूला अभी मैं जनरलाइज करने वाला हूँ, जनरल फॉर्मूला क्या बन के आता है, बस मेरा काम था किस तरीके से आयंस को तोड़ के समझाना है। तो एक मैंने आपको समझाया, और सॉल्ट के ऊपर मैं फटाफट करवा देता हूँ। और फिर आई का तो हम लोग एक जनरल फॉर्मूला, यहाँ देखो इसके लिए आई कितना निकल के आया, 1 प्लस अल्फा। अभी MgCl2 के लिए निकालोगे ना तो यहाँ पे 1 प्लस 2 अल्फा निकल के आएगा। AlCl3 के लिए निकालेंगे ना तो 1 प्लस 3 अल्फा निकल के आएगा। तो उनको मैं समझा रहा हूँ किस तरीके से होता है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हम लोग, चलिए। तो NaCl वाला तो समझ गए ना, NaCl के लिए कैसे, n की वैल्यू 2 कैसे, n मतलब क्या है, n मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। n मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
कि इसके कितने पार्टिकल्स हैं, तो कितने पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स में टूट रहा है ना। तो जो आई की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, एन के बराबर होती है। आई मैक्सिमम हमेशा किसके बराबर आना है, एन के बराबर। और आई कितना निकल के आया, 1 प्लस अल्फा। अब कुछ और सॉल्ट के लिए, जैसे NaCl था ना फर्स्ट एग्जाम्पल, और कुछ सॉल्ट के लिए मैं फटाफट करवाता हूँ। देखो किस तरीके से, इनकी कोई जरूरत नहीं, हमको तो सीधा आई का एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा अभी, पर मैं बस समझाने का तरीका मेरा है कि किस तरीके से करते हैं। जैसे मान लो सेकंड हमने ले लिया, सेकंड सॉल्ट सपोज करिए ले लिया हमने MgCl2। तो क्या MgCl2 के लिए आप बता सकते हैं कितना होगा, MgCl2 तो कर सकते हो, बताओ कैसे टूटेगा ये, Mg2 प्लस में टूटेगा और 2Cl माइनस में टूटेगा। तो अगर मैं इसका पहले N पूछूं तो N की वैल्यू कितनी बोलोगे, कितने आयंस में टूटेगा, 2 क्लोराइड आयन और 1 मैग्नीशियम आयन, तो N की वैल्यू कितनी, 3 पार्टिकल्स में टूटेगा, 2 क्लोराइड में और 1 मैग्नीशियम में। अब फिर से वही करवा रहा हूं, देखो मैं बिफोर की बात करूं, मान लो बिफोर इसका A दिया है तो Mg प्लस Cl माइनस कुछ नहीं रहेगा। आफ्टर की बात करूं तो इसका A माइनस, हमेशा रिएक्टेंट साइड में तो A माइनस से अल्फा आता है, बता दिया मैंने। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग हमेशा क्या मान के चल रहे हैं, अल्फा ही मान के चल रहे हैं। DOD कितना मान लिया इसका, अल्फा। तो इसका इधर कितना आएगा, A माइनस से अल्फा। Mg प्लस 2 का कितना आएगा, 1 मोल से 1 मोल, तो इसके कितने, A अल्फा। इसके 1 मोल से इसके 2 मोल, तो A अल्फा अगर खत्म होगा तो ये कितना बनेगा, 2A अल्फा। तो अगर इनिशियल में पूछूं तो कितना हो जाएगा A, और बाद में पूछूं तो, है ना, ये बिफोर वाला A हो गया, और आफ्टर कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ दे, A माइनस से अल्फा प्लस A अल्फा प्लस 2A अल्फा। तो A अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, A प्लस 2A अल्फा आ जाएगा। आ जाएगा क्या, तो यहां से अगर मैं आई पूछ लूं तो आई बताओ फटाक से कितना हो जाएगा। आई का मतलब क्या था, आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या है, A प्लस 2A अल्फा डिवाइडेड बाई बिफोर डिसोसिएशन कितना है, A। तो यहां से देखो A कॉमन है, कट जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस 2 अल्फा। आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस 2 अल्फा। और अगर अल्फा गिवन नहीं है तो अल्फा को गिवन नहीं है तो कितना मानना है, 1, और अल्फा को अगर 1 मान लोगे तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू 3। और आप देख सकते हैं ये आई जो 3 वैल्यू आई, ये एन की वैल्यू है क्या, तो ये इसका मतलब आई मैक्स है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 3। तो अगर अल्फा गिवन नहीं है तो उसको 1 लेते हैं, नहीं गिवन रहेगा तो दिया हुआ होगा तो इससे निकालना पड़ेगा, 1 प्लस 2 अल्फा से। चलो एक और देखो एग्जाम्पल, आई होप कि समझ में आ रहा है कैसे किस तरीके से कर रहा हूं। अगर AlCl3 ले लूं तो क्या होगा बताओ, AlCl3 को कैसे तोड़ोगे, तो AlCl3 कैसे टूटेगा, Al के ऊपर प्लस 3Cl माइनस टूटेगा इस तरीके से। पहले मुझे इसका N बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं इसके, तो 3 क्लोराइड आयन और 1 एल्युमिनियम, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स N की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो जाएगी। अब फिर क्या करोगे, बिफोर इसके अगर A मान लिए तो ये दोनों खाली रहेंगे। आफ्टर कुछ समय के बाद अगर बात करूं तो इसका कितना लिखोगे, A माइनस A अल्फा। इसका कितना बनेगा, A अल्फा। इसका कितना बनेगा, कोएफिशिएंट 3 है ना, 1 मोल से 3 मोल, तो A अल्फा से इसका कितना, 3 अल्फा। ये मैंने सिखाया था ना, जिसका निकालना होता है उसका कोएफिशिएंट ऊपर और जिससे निकालना होता है उसका कोएफिशिएंट नीचे, मल्टीप्लाइड विद इसके कितने मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, तो A अल्फा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बताओ, इनिशियली कितना लिखोगे, A, और बाद में इक्विलिब्रियम पे कितना लिखोगे, इन तीनों को जोड़ दें, A अल्फा से अल्फा कटेगा तो कितना आ जाएगा, A प्लस 3A अल्फा आ जाएगा। आएगा तो आई का फॉर्मूला फिर से लगा दो, आई इज इक्वल टू क्या, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई बिफोर डिसोसिएशन। तो क्या हो गया, A प्लस 3A अल्फा डिवाइडेड बाई ए से कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, 1 प्लस 3 अल्फा आ गया क्या। और अगर अल्फा गिवन नहीं है तो अल्फा को कितना लेना है, 1, और अल्फा की वैल्यू अगर 1 ले लिया तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 3 इंटू 1, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 4। क्या ये एन की वैल्यू के बराबर आ रहा है, एन की वैल्यू के बराबर ही आ रहा है, मतलब ये आई की मैक्सिमम वैल्यू है, ये कितने आंसर दे सकता है, 4। और ये मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं मैं आई की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है ना, ठीक है। और एक और करते हैं, चलो एक और करवा देता हूं मैं, फोर्थ देखो, फिर मैं आपको कॉमन जनरल फॉर्मूला बता दूंगा वन टफ फैक्टर कैसे डिसोसिएशन के केस में, ये तो मैं समझा रहा हूं कैसे करते हैं। अब मैं जनरल फॉर्मूला बता दूंगा डिसोसिएशन के लिए, वन टफ फैक्टर आई का क्या फॉर्मूला हो जाता है, हमें तो फाइनल फॉर्मूला ही देखना है। एक और सपोज करो मैंने ले लिया Al2SO4 थ्राइस, तो ये कैसे टूटेगा, 2Al के ऊपर +3 प्लस 3SO4 के ऊपर 2 माइनस। ये तोड़ने आता है ना सबको, ये तो तोड़ने आता होगा, कैसे तोड़ते हो, देखो ये जो होता है ये इसके अपोजिट वाले का चार्ज बताता है और ये इसका चार्ज, हम ये क्रॉस में होता है ना, जैसे इसका चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर होता है और इस वाले का चार्ज यहाँ पे, पता है ना ये चीज। तो Al के ऊपर +3 आ जाएगा, SO4 के ऊपर -2 आ जाएगा, ठीक है। और इसके नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, 2 आयंस होंगे जितने नंबर है, और सल्फेट के कितने आयंस होंगे, 3। ये तोड़ने आता है, योग सबको ये चीज आती है, ठीक है ना, कि कैसे ये तोड़ा जाता है। तो इसके अगर ए ले लेंगे बिफोर डिसोसिएशन, मान लो मैंने ले लिया ए,
तो ये तो खाली खाली रहेंगे। आफ्टर डिसोसिएशन की बात करूंगा तो इसका तो हमेशा a माइनस ए अल्फा, तो इसका कितना बनेगा बताओ, 2a अल्फा बनेगा, और इसका कितना बनेगा 3a अल्फा, क्योंकि एक से दो बन रहा था, तो इसका a अल्फा जाएगा, तो इसका 2a अल्फा, इसका 3a अल्फा। तो अगर बिफोर डिसोसिएशन देखें तो a मोल्स हो जाएंगे, और इसको टोटल जोड़ो तो देखो 3 2 कितना 5a अल्फा, और ये a अल्फा, मतलब फाइनली कितना बचेगा a प्लस 4a अल्फा बच जाएगा ना। 3 2 5 में से एक गया तो कितना 4। तो आई कैसे कैलकुलेट होगा बताओ, आई इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, आई इज इक्वल टू आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, a प्लस 4a अल्फा डिवाइडेड बाई क्या a। तो यहां से भी देखो a से कट होगा तो कितना आ रहा है 1 प्लस 4 अल्फा, कितना आ गया 1 प्लस 4 अल्फा। और अगर मैंने कहा कि अल्फा की वैल्यू नहीं गिवन है तो कितना मानोगे 1, और अल्फा अगर 1 ले लोगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा ये 5। और ये देखो ये 5, इसका n अगर मैंने पूछा होता तो n कितना आता है इसका, तो 2 इसके हैं और 3 यहाँ पे, तो 2 और 3 कितना आता 5। कितने अंश में टूटेगा ये 5 ना, टोटल 5 में टूटेगा। तो ये देखो ये इसकी क्या है आई मैक्स की वैल्यू है। अब मैं समझाता हूं कि क्या आई का जनरल फॉर्मूला हमारा क्या समझ में आता है, ध्यान से देखना। इसका आई कितना आया 1, देखो आई आप निकालते समय एक चीज नोटिस करिए, हर आई निकालने में 1 आ ही रहा है, सब में 1 पहले आ ही रहा है। 1 भी आएगा प्लस भी आएगा अल्फा भी आएगा, 1 भी आएगा प्लस भी आएगा अल्फा भी आएगा, प्लस भी आएगा अल्फा भी आएगा। एक उसके आगे नंबर देखो यहाँ 4 आया, इसमें 3 आया, इसमें 2 आया। इसमें देखो n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू कितनी थी 3, तो क्या इसको n माइनस 1 लिख सकता हूं मैं 3 माइनस 1। क्या इसको मैं चाहूं तो 4 माइनस 1 लिख सकता हूं क्या, इसे हम लोग चाहें तो क्या 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये बेसिकली जो यहाँ पे आता है वो क्या आता है n माइनस 1। तो अगर मैं इसको दिखाऊं और ये वाला देखो और आप ये वाला देखो, अगर इन तीनों से अगर आप समझ में आ रहा हो आपको, तो क्या समझ में आया कि आई की वैल्यू क्या आनी है। और फर्स्ट वाले में भी देख सकते हो, फर्स्ट वाले में भी देख लो, इसमें भी क्या आ रहा था 1 भी आ रहा था, प्लस भी आ रहा था, अल्फा भी आ रहा था। तो क्या यहाँ पे मैं 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ अल्फा के पीछे। तो इन सब से हमें कंक्लूजन में क्या निकल के आया, जो भी निकल के आ रहा है बार बार आई क्या निकल के आ रहा है 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। क्या ये हम लोग जनरल लिख सकते हैं क्या इसे, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। देखो आई कभी भी निकालना है तो 1 प्लस n माइनस, और n कैसे करोगे, n क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो n तो आपको देख के ही पता चल जाएगा ना, n की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन में हमें देख के ही पता चल जाता है। जैसे AlCl3 लिखा तो n की वैल्यू कितनी हो गई 4, 3 और 1 4। Al2SO4 ट्रांस लिखा तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3 2 5, ठीक है। और अल्फा अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो अल्फा को मैंने बता दिया हमेशा कितना लेना है 100%। तो मैं नीचे जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं। अब क्या हमने जनरल फॉर्मूला सीखा कि कभी भी अगर आई डिसोसिएशन का निकालना है हमें, कभी भी हमें जनरल फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखो कभी भी बेटा अगर हमें जनरल फॉर्मूला ये निकल के आया, कभी भी आई निकालना है वांटा फैक्टर आई किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए। हमने अभी डिसोसिएशन का ही केस देखा है ना सब। कभी भी आई आपको डिसोसिएशन का निकालना है तो आई डिसोसिएशन हमेशा किसके बराबर आने वाला है 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। तो ये आपको आई का फाइनली ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। बाकी तो जितना मैंने बताया कहानी है सब किस तरीके से हो रही है चीजें, फाइनली हमको ये ध्यान रखना है आई की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी। आई निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला मिल गया, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। तो इस तरीके से आई की वैल्यू क्वांटम फैक्टर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये आई हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज होगा, और कैसे आएगा उसको मैं बताऊंगा। पहले हम लोग आई कैलकुलेट करना सीखे हैं कि क्या है। अच्छा, और कभी हमसे यहाँ पे और फॉर्मूला मैं बता दूं, अगर मान लो कभी क्वेश्चन में हमसे अल्फा पूछ लिया तो अल्फा कैसे निकालोगे, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n माइनस 1। तो ये अल्फा के लिए भी फॉर्मूला कह सकते हैं हम लोग। किसी क्वेश्चन में हमसे कभी कभी क्या करता है आई बता देता है ना, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। और अगर अल्फा गिवन नहीं है, अल्फा गिवन नहीं है, अल्फा नॉट गिवन, अगर अल्फा गिवन नहीं है तो मैंने क्या सिखाया आपको, अल्फा गिवन नहीं है तो हमेशा अल्फा को कितना लेना 1 लेना। अगर गिवन नहीं है तो अल्फा नॉट गिवन तो अल्फा कितना हो जाएगा 1, और अल्फा की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो अल्फा की वैल्यू 1, अल्फा हमेशा आंसर मैंने बता दिया, अल्फा हमेशा क्या आएगा 0 से बड़ा आता है और 1 से क्या आता है छोटा। तो अगर अल्फा की वैल्यू 1 तक पहुंचा दोगे, अल्फा की वैल्यू 1 तक पहुंचा दोगे तो आई क्या आ जाएगा मैक्सिमम, और आई मैक्सिमम की वैल्यू आप डालो यहाँ पे 1 प्लस
n माइनस वन इंटू अल्फा की जगह पे कितना डालना है 1। तो ये जब देखो तो ये -1 + 1 कट जाएगा तो किसके बराबर आया, n के बराबर। इसका मतलब हमें ये भी समझ में आ गया कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ i हो सकती है वो कितनी हो सकती है, n के बराबर। तो जो i मैक्स आता है ना, आई मैक्सिमम वैल्यू जो आई की आएगी वो हमेशा किसके बराबर आती है, n के बराबर आती है। तो ये भी ध्यान रखना। और n तो क्वेश्चन में देख के ही पता चल जाता है ना। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें अल्फा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है तो जो उसका n होगा उसी को हम लोग उसका क्या लेकर चलेंगे, i। अगर किसी प्रॉब्लम में अल्फा के बारे में कोई जानकारी नहीं गिवन है तो जो उसका n होगा, n हम देख के ही पता कर लेंगे, है ना। जैसे इसके 5 होंगे, इसके 4, इसके लिए 3, है ना। इसके लिए कितना 3 होगा, इसके लिए कितना है 4, इसके लिए कितना है 5। तो आई n तो हम देख के ही पता कर लेंगे। तो अगर हमें जैसे ही n पता चल जाएगा वही n की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाया करेगी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, किस तरीके से किया हमने। तो i मैक्सिमम n के बराबर होता है और जो n की वैल्यू होती है वही किसकी वैल्यू होती है, i। अब ये i हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर यूज होगा। तो किस तरीके से होगा उसे हम लोग अगली क्लास में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब मैं एक एक करके अभी करवाऊंगा तो उनमें हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो अभी बेटा मैंने केवल और केवल किसका केस लिया है, डिसोसिएशन वाला केस लिया है। अभी मैंने एसोसिएशन का केस नहीं लिया है। एसोसिएशन वाला केस हमें अभी कल की क्लास में मैं एसोसिएशन लूंगा, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो इस आई का फॉर्मूला में बस चेंज हो जाता है, एन की जगह पे वहां पे 1/n आ जाएगा। तो कल की क्लास में मैं एसोसिएशन वाला केस लेता हूं। और बिफोर दैट मैं आपको एक दे देता हूं, एक इसके लिए आप आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में मैं बोल देता हूं, कैलकुलेट आई फॉर ax by। इस सॉल्ट के लिए ax by के लिए आप आई कैलकुलेट कर लीजिएगा कि ax by का अगर आई निकालना है हमें तो ax by का आई कितना होगा। तो इसके नंबर ऑफ आइंस कितने हो जाएंगे, x + y। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, n की जगह पे कितना रख देना है, x + y - 1। तो वहां से हमें जब जिस साल मैंने दिया था ना AIEEE का एग्जाम, उस साल मुझसे अल्फा का फॉर्मूला पूछा था इसी सॉल्ट के लिए। ax by सॉल्ट के लिए क्या पूछा था मुझसे कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला पूछ लिया था। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, निकाल लोगे ना, क्या हो जाएगा बताओ, i-1 डिवाइडेड बाई n-1। और ये n की जगह पे बस केवल क्या आ जाएगा, i-1 डिवाइडेड बाई n की जगह पे क्या आ जाएगा, कितने n देने वाला है, x + y देगा ना। तो x + y - 1। तो देखना जाके, है ना, एग्जाम वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पेपर में देखना जाके 2013 का देखोगे AIEEE का पेपर, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि ax by सॉल्ट के लिए अल्फा की वैल्यू, अल्फा का फॉर्मूला कौन सा होगा। तो सिंपल सा हो गया, i-1 डिवाइडेड बाई टोटल पार्टिकल्स कितने टूटेंगे, x और y, तो x + y - 1। चलिए, तो आज डिसोसिएशन का केस मैंने कंप्लीट करा दिया है, किस तरीके से होता है, क्या होता है। और कल हम लोग एसोसिएशन वाला केस शुरू करेंगे। और हम लोग कल मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, ये पूरा करके और हम लोग परसों से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो कल मैं करवा दूंगा इससे रिलेटेड जो है ना, अल्फा से। और परसों हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए, थैंक यू।